बड़ी खबर बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई, जहां अलग अलग तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही। तबाही की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दिल दहल जाएगा आपका। भारी बारिश की वजह से नदी नाले सब कुछ उफान पर हैं। ये तस्वीर देखिए पिथौरागढ़ की है, जहां पर मुंशियारी रोड पर नाले पर तेज बहाव में एक कार फंस गई। नाले का बहाव इतना तेज है कि गाड़ी बीच नाले में ही फंस गई। नाला पार करना बेहद मुश्किल, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ी को भी बहा ले सकता है। इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के श्योपुर की, जहां पर 2 बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस आया। ये 2 तस्वीरें देखिए, बाढ़ और बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। भूस्खलन की खबरें लगातार आ रही हैं। इसका असर सीधा मैदानी इलाकों में, वहां भी बारिश बहुत हो रही है। और इस बीच कई ऐसे इलाके जो पूरी तरह से जिनका संपर्क कट चुका है, कई ऐसे इलाके जो पानी में डूब चुके हैं। तो 2 तस्वीरें देखिए, पिथौरागढ़ की तस्वीर और मध्य प्रदेश के श्योपुर की तस्वीर। दोनों ही जगहों पर हाल किस कदर बेहाल है, भारी बारिश, भूस्खलन, पानी की वजह से। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार सवार लोगों की हालत इस वक्त क्या होगी। ऊपर से तेज बहाव, बहता हुआ पानी, गाड़ी बीच में ही फंस गई। जान बचाना बेहद मुश्किल, क्योंकि जरा सा अगर गाड़ी आगे जाती है तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ ऊपर से तेज धार में आता पानी। पिथौरागढ़ की ये तस्वीर, बाढ़, बारिश और तबाही। आलम ऐसा कि पहाड़ों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पूरा का पूरा पहाड़ ही दरक जा रहा है। और मैदानी इलाकों की बात करें तो बाढ़ से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पिथौरागढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर का हाल भी कुछ वैसा ही है, जहां पर 2 बस्तियां पूरी तरह से पानी में डूब गई। गाड़ी किस कदर बीच में फंसी हुई है। और ये श्योपुर की भी तस्वीर देखिए, जहां पर बाढ़ की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि घरों तक में पानी घुस आया। लोगों ने ऊपरी मंजिल पर शरण ले रखी है, लेकिन बावजूद इसके देखिए कैसे पुल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। यानी पूरा इलाका एक। मुंबई में दुकानें रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी है। सरकारी और निजी दफ्तर 100% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, तो सरकार रियायतें देती जा रही है। मगर जब तक मुंबई में आम लोगों को लोकल से सफर की इजाजत नहीं मिलेगी, तब तक मुंबई पटरी पर लौटने वाली नहीं है। मुंबई में आम नागरिकों को बिना लोकल के बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लोकल कब आम आदमी के लिए शुरू होगी, सरकार के पास भी इसका सीधा जवाब नहीं है। विपक्ष को लोकल के ना शुरू होने पर एक मुद्दा मिल गया है। कांदीवली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकल शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया और मांग की कि जिन लोगों की दोनों वैक्सीन लग गई हैं, उन्हें लोकल में चलने की इजाजत दी जाए। रेल प्रवास आमच्या हक्काचा, रेल प्रवास आमच्या हक्काचा। जनता पार्टी चालू करा। कांदीवली पूर्व स्टेशन के बाहर बीजेपी विधायक अतुल भाटलकर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए लोकल में जबरन घुसने की कोशिश की, पर पुलिस ने उन्हें रोकते हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का केस भी दर्ज किया। आपने ऑफिस खुलवाया अभी, लेकिन लोकल प्रवास बंद है, तो लोग जाएंगे कैसे? ओला से जाएंगे, बस से जाएंगे? इतनी भीड़ है उसमें। और इसके लिए लोकल प्रवास ये मुंबई की लाइफलाइन है। वो जिसने 2 डोज लिए हैं उनको, और जो पत्रकार है उनको, फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाते उनको भी वहां से प्रवास करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। रेलवे राज्य मंत्री ने पहले दिन ये कहा है, मैंने स्वयं उनसे कल बात किया, उन्होंने कहा कि रेलवे फुल्ली तैयार है
कि लोकल से किसी को भी प्रवास करने की अनुमति देने के लिए, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी इसके लिए परमिशन नहीं दे रहे। रेलवे तैयार है लेकिन राज्य तैयार नहीं है। इसके खिलाफ आज हमारा ये आंदोलन। मुंबई में सायन, चर्चगेट समेत कई जगह बीजेपी ने आम आदमी के लिए लोकल शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आता रेल्वेच्या संदर्भात आपण बघाल, बसेसना आपण परवानगी देतो, बसमध्ये लसीकरण झालेले प्रवास करू शकतात। मग तिथे काय कोरोना प्रतिबंधित विभाग केलेला आहे का? तो विमानानं प्रवास करायचा असेल तर 2 लसीकरण झालेला तो प्रवास करता येतो। मग जो सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणूस आहे त्याला का प्रवास करता येत नाही? आणि मग जर ही सर्वसामान्य लोकांसाठी आमची मागणी असेल प्रवाशांसाठी, तर तुम्ही का प्रतिष्ठेचा विषय करताय? बरं, जीव आम्हाला प्यारी नाही का? आम्हाला लोकांच्या जीवाची काळजी नाही का? मग कोर्टाने काल तशा प्रकारचे निर्देश दिलेत की जर 2 लसीकरण झालं असेल तर आपल्याला प्रवास करायला मुभा द्यायला काय हरकत आहे? मग कोर्टाचा तरी सन्मान करणार आहात की नाही? आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं कुठलाही प्रतिष्ठेचा विषय न करता सरकारने 2 लसीकरण झालेल्यांना त्या ठिकाणी प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी माझी हात जोडून सरकारला पुन्हा विनंती आहे। मुंबई लोकल को अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इस समय सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज में लगे स्टाफ और सरकारी कर्मचारियों को ही लोकल में चलने की छूट है, पर लोकल में ना चलने से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लोग नौकरियां जाने की शिकायतें कर रहे हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सरकार आम आदमी के लिए लोकल शुरू करने पर विचार कर रही है और इस पर फैसला जिम्मेदारी के साथ लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के आज के प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया। हीच आपली सर्वांची इच्छा आहे आणि हे पहिलं कर्तव्य आपलं की लोक कोविडच्या प्रादुर्भावात येणार नाहीत, ही काळजी घेऊन आपण काम करत आहोत। अर्थात आंदोलन करावं, पण मला वाटतं काही काही ठिकाणी लोकांनी समजून देखील जसं घेतात तसं इतर राजकीय पक्षांनी देखील घ्यावं। याच्यात राजकारण नसून मला वाटतं काम करणं सोबत गरजेचं आहे, लोकांचे जीव वाचवणं गरजेचं आहे। आत्ताच 2-4 दिवसापूर्वी केंद्राकडून पण काही नोटिसेस आलेल्या आहेत की काही जिल्ह्यांमध्ये धोका टळलेला नाहीये। मला वाटतं हे जे आपण काम करत आहोत सगळे सोबत करत आहोत, लवकरच तुम्हाला ह्याच्यावर काही अजून सूट दिसतील, पण आता जी आपण दुकानं उघडलेली आहेत तो स्पाइक अब्सॉर्ब करून पुढच्या टप्प्यामध्ये दिसतील। लोकल में सफर की इजाजत देने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में कई PIL दायर हुई हैं, जो वकीलों, जुडिशियल क्लर्क्स और स्टाफ, पत्रकारों और दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों ने दायर की हैं, जिन पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को छांटकर उनका एक कॉमन कार्ड बनाने पर विचार होना चाहिए, ताकि वो बिना किसी प्रतिबंध के कोरोना काल से पहले की तरह अपना काम और ट्रेवल कर सकें। दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लोकल में सफर की छूट मिलनी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लोकल में ट्रेवल की इजाजत देने का एक प्लान 12 अगस्त तक देने को भी कहा है। कोरोना से पहले मुंबई लोकल के नेटवर्क में 75 लाख से ज्यादा लोग रोजाना सफर करते थे। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में रोबोट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत भी इस मामले में अब दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ कदम ताल कर रहा है। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत भारत में रोबोट्स बनाए जा रहे हैं और इन रोबोट्स से सीवर की सफाई से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तक हर एक काम में सफलता हासिल हो रही है। फायर फाइटिंग के लिए रोबोट तैयार, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रोबोट को कमान, सीवर की सफाई रोबोट के हाथ आई। कोविड में अस्पताल में काम करेगा रोबोट। जिन रोबोट्स के सहारे दुनिया के आगे दौड़ने की कल्पना की जाती है, उनका इस्तेमाल अब धीरे धीरे होने लगा है। बाकी देशों की तरह अब भारत में भी रोबोट्स का न केवल इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि मेक इन इंडिया रोबोट यहां कई तरह के चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए तैयार हैं। कोविड-19 में दमखम दिखाने वाली ये रोबोट्स सीवर की सफाई जैसे मुश्किल काम भी आसानी से कर पा रहे हैं।
जीना 6.0 इसमें करीब 19 टाइप्स गैस डिटेक्शन सेंसर्स हैं, जो कि जब भी उसका होल का जो भी कैप है, ढक्कन है, उसको हटाया जाता है तो वो उसके अंदर की जो गैसेस होती हैं उनको डिटेक्ट करता है, अकॉर्डिंगली उसको अलर्ट करता है। उसमें सायरन्स होते हैं, वो सायरन्स उसका अलर्ट करते हैं यूजर को जो कि उसको ऑपरेट कर रहे हैं। साथ में इसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होती, किसी पर्सन को अंदर नहीं जाना होता, रोबोट बाहर से ही पूरा ऑपरेट होता है। इसमें कैमरास लगे होते हैं, जो कि कैमरे से हम लोग मैन होल मशीन होल के अंदर के जो कंटेंट है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। कोविड जैसे संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा रोल है, लेकिन कोविड मरीजों का ख्याल रखने के लिए अगर तीमारदार नहीं होंगे तो फिर कैसे उनकी सेहत को दुरुस्त किया जाएगा। कोरोना के दौरान कुछ जगहों पर रोबोट्स ने सफलता के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया। यही नहीं, अब इन रोबोट्स का इस्तेमाल फायर फाइटिंग, डिफेंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस में किया जा रहा है। भारत में बने ये रोबोट्स कीमत और परफॉर्मेंस में भी विदेशी रोबोट्स से कमतर नहीं हैं। फायर फाइटिंग रोबोट जो कि जीना 5.0 मॉडल है, ये एक ऑल्टरनेट डिजाइन है। ये करीब 250 केजी लोड को, ये कैपेसिटी को ये कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये 100 केजी ड्रैग कैपेसिटी कैरी कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे पर्सन फंस जाते हैं, या फिर हम लोग नॉर्मली फ्लड की बात करें तो ऐसी सिचुएशंस पे भी ये किसी भी लिविंग स्पीशीज वगैरह है, ह्यूमन वगैरह को, उनको आराम से ये रेस्क्यू कर सकता है। और बेसिकली फायर फाइटिंग की जब ये फायर करता है तो अपने ऊपर भी एक वाटर स्मिट ये इमिट करता रहता है। तो कह सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होती है फायर की वजह से, उससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए ये कंडीशनिंग अपने आप को करता रहता है। यानी कोरोना काल में डिजिटल होती दुनिया के बीच अब कुछ जिम्मेदारी मशीनों को भी सौंपने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। किस कदर मौसम ने, या कहें कि बिगड़े मौसम ने कई इलाकों की शक्ल सूरत पूरी तरह से बदल दी है। लोग दहशत में, बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको हिलाकर रख देंगी। दो तस्वीरें देखिए, पिथौरागढ़ की और मध्य प्रदेश की। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पिथौरागढ़ की तस्वीर जहां पर मुंशियारी रोड पर नाले पर तेज बहाव में एक कार फंस गई। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश के श्योपुर की है, जहां पर 2 बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस आया है। तस्वीरें 3 अगस्त सुबह 9 बजे की हैं, और दोनों ही तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है देखकर कि हालात किस कदर खराब है। पहाड़, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, और बीच में बहता दरिया, और उसके बीच में फंस गई जिंदगियां। ये गाड़ी जो कि बीच में फंसी हुई है, मुंशियारी इलाका, जहां पर हालात इस कदर खराब हैं कि नहीं जानता कोई भी कि आगे क्या होने वाला है। पानी का तेज बहाव, और इस बीच मुश्किल में कार सवार। और अब ये श्योपुर की तस्वीर भी देख लीजिए, और इसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर खराब है। निचला माला पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। मजबूर लोगों ने ऊपरी माले पर शरण ले रखी है, और ऐसे में अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो तस्वीर भी जरा देखिएगा, क्योंकि रस्सी के सहारे एक घर से दूसरे घर में जाना पड़ रहा है, और नीचे पानी का बहाव भी इतना तेज है कि आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, और ऊपर से लगातार वहां पर बारिश हो रही है। अगस्त का महीना आ चुका है, बावजूद इसके देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज बारिश, या कहें कि इतनी बारिश हो रही है कि संपर्क ही कट चुका है। 2 बस्तियां ये श्योपुर की जो पूरी तरह से जलमग्न है। तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर बरप रहा है। कहीं चट्टानें चकनाचूर हो रही हैं और ताश के पत्तों की तरह पहाड़ दरकते जा रहे हैं, कहीं मलबों का शोर दिलों में खौफ भर रहा है, तो कहीं बेहिसाब बाढ़ सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। क्रोध से जब कांपती है कुदरत, तो उसकी शक्ल इस कदर बेनूर हो जाती है। बेरंग हो जाती है हरी भरी वसुंधरा। बेहिसाब परेशानियों का पहाड़ बहने लगता है रेत की तरह।
इस कदर चट्टानों को चकनाचूर होते देखना सिहरन भी पैदा करता है और अफसोस, ऐसा लगता है कि पहाड़ भस्म हो गया है और रेत बनकर चला आ रहा है। साथ में पत्थरों का मलबा अपने साथ उखाड़ता आ रहा है बड़े बड़े दरख्तों को। प्रकृति के तांडव की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली में नारायण बगड़ की हैं। यहाँ परखाल मोटर मार्ग जाग गांव के पास भयानक भूस्खलन हुआ है। ऐसा लगा मानो किसी ने जमीन खींच ली हो और पहाड़ का आधार खत्म हो गया हो। इतना मलबा नीचे गिरा कि रास्ता बंद हो गया, लोग परेशान हैं। रात भयंकर बारिश होने के कारण परखाल टू चोपता मोटर मार्ग पर भारी बारिश के कारण जाके समीप पूरी चट्टान खिसकने से भारी नुकसान हुआ है, जिससे कि पूरी रोड बंद पड़ी है। लोग इसलिए भी परेशान हैं कि कुदरत की इस मार से बचाने वाले इनके पास समय से नहीं पहुंचे। ये तो काफी मलबा आ चुका है और जेसीबी का नामो निशान नहीं है यहाँ पे अभी तक। और कितने सारे लोग यहाँ पे अब जो बाजार की जाने का इंतजार कर रहे हैं, या तो लोग पैदल जाने के लिए मजबूर हैं और जो जेसीबी ऑपरेटर हैं या जो उनके रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। यही हाल बागेश्वर का है। देखिए ना, इस कदर मलबा बहता है कि रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थर चकनाचूर हो जाते हैं। बेहिसाब बरसात ने बागेश्वर को बदतर कर दिया है। जगह जगह चट्टानें लुढ़की पड़ी हैं, रास्ते बंद हैं। कुछ रास्ते पर मलबों का अंबार है और कहीं कहीं लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन युद्ध स्तर पर रास्तों को खोलने की कोशिश में जुटा है, लेकिन जिस तरह से कुदरत ने कहर बरपाया है, उसके आगे राहत बचाव में जुटे लोग भी पस्त नजर आते हैं। बेहिसाब भूस्खलन से कपकोट का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 9 सड़कें बंद हो गयीं, 20 गांव से संपर्क कट गया। लगातार हो रही बरसात ने यहां जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। यही हाल रुद्रप्रयाग का है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बरसात से जगह जगह जल भराव है। पूरा मयाली पानी से लबालब है। मलबे की वजह से जखोली मोटर मार्ग बंद है। बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे पर भी जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। जिले की 14 सड़कें बंद पड़ी हैं। केदार धाम में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। पानी तो बरस रहा है, लेकिन पीने के पानी का संकट भी बढ़ रहा है। 2-3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश होने से आम जनमानस बहुत परेशान है, क्योंकि जो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों की लिंक रोडें हैं वो बंद हो चुकी हैं। लोगों की आवाजाही ठप हो चुकी है। लोग अपना राशन पानी या अपने दूर दरार नहीं जा पा रहे हैं। और गांव-गांव में से लेकर चाहे मार्केट का हो या बाजार रुद्रप्रयाग का नगर क्षेत्र हो, पहाड़ों पर इस वक्त दुर्गति है। कब कौन सा पहाड़ चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल जाए कहा नहीं जा सकता। कब कौन सी पृथ्वी पाताल में समा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक। पहाड़ के बाद अब जरा मैदानी इलाकों की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहां पर जबरदस्त बारिश और नदी नालों में उफान की वजह से अलग अलग शहरों में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। इटावा, जालौन, औरैया तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर नदियां या तो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं या फिर खतरे के निशान तक पहुंच गई हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है, लोग बेहाल हैं। मंदिर डूबा, मकान डूबा, खेत डूबा, खलिहान डूबा, शमशान डूबा। उत्तर प्रदेश के इटावा में बारिश क्या हुई, मानो आसमान से मुसीबत ही बरस पड़ी हो। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा और किनारों पर बसे गांव देखते ही देखते टापू हो गए।
दर्जन भर से ज्यादा गांवों में 10-10 फीट तक पानी भर गया। जान बचाने के लिए लोगों ने अपने घरों की छत पर ही डेरा डाल दिया। लेकिन बारिश की इस आफत के बीच कुछ लोगों को ये आसरा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इटावा शहर में बारिश अपने साथ कैसी आफत लाई है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। कई मोहल्लों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मकान पानी के बीच घिरे हुए हैं, गलियां डूबी हुई हैं और जेसीबी मशीन की मदद से फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि इन सभी को शेल्टर होम में पहुंचाया जा सके। यहाँ पे पीछे से यमुना बैक मार रही है चंबल के बढ़ने की वजह से, तो अभी जल स्तर 1 मीटर के आसपास लगभग बढ़ा हुआ है, तो इससे कुछ घर प्रभावित हो रहे हैं। तो उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 7 लोग अभी निकाले गए हैं। और इन लोगों को हम लोग ये प्रशासन की तरफ से ऑप्शन दे रहे हैं कि जो हमारा अस्थायी शेल्टर होम बना हुआ है, बाढ़ कैंप से बोलते हैं, सुंदरपुर का शेल्टर होम है, वहाँ पे हमारे पास काफ़ी लोगों के रुकने की व्यवस्था हम लोगों ने बना ली है। तो वहाँ पे इनको रुकने का ऑप्शन दिया गया है, या ये अपने मन से बता रहे हैं अपने रिश्तेदार क्या जाना चाह रहे हैं, तो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जाएंगे। पूरे इटावा शहर की तस्वीर बेहद भयावह है। सैलाब शहर के लिए शामत बन गया है। इस हालात ने बुजुर्ग लोगों को 1971 की आई बाढ़ की याद दिला दी है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इस बार की स्थिति और ज्यादा खराब है। पहले जैसी तो नहीं भाई, है 1 साल और आई थी। वो लगभग कितने साल पुरानी बात है? वो करीब 20 साल हो गई होंगे। 71 में आई थी। लगभग कौन से सन की बात है? अब ऐसे मान ले 71 करीब। तो तब जैसे कुछ हालात दिख रहे हैं? हाँ, तब तक बहुत कम है। लेकिन हालात उस समय जो बाढ़ आई थी, हाँ, और आज जो बाढ़ दिख रही है, ये पानी कहाँ तक कितने फुट लगभग भर गया होगा? जे अब मंदिर माले डूब गए, 10 फुट तो मंदिर डूबे ही गए। हनुमान जी पूरे डूबे हैं और या इनकी पाड़े जी की बिल्डिंग है, या एक मंजिल तो डूब ही गई है फिलहाल। एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव काम में लगी हुई हैं, लेकिन संकट इतना ज्यादा है कि मदद पहुंचाना भी आसान नहीं है। इटावा और औरैया, विशेष रूप से हमारी जो लोकसभा है, उस लोकसभा में जो चंबल का किनारा है और यमुना का, उससे जो सटे हुए गांव हैं, वो उनमें पानी काफ़ी मात्रा में पानी भर चुका है। और इटावा जिले के लगभग 6-7 गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और वो संपर्क मार्ग से पूरी तरह से कट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। औरैया जिले के गांवों का हाल देखिए। गले तक भरे पानी के बीच लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीम नावों के जरिए बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर रही है और लोगों तक जल्द मदद पहुंचाने का भरोसा दिला रही है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पर सुरक्षित स्थान पे पहुँचिए। वहाँ खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जो बाढ़ के बीच अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि अभी ना तो बारिश से राहत मिलती दिख रही है और ना ही पानी उतरने के कोई आसार हैं। शहर में घुसे सैलाब ने जालौन शहर की भी सूरत बिगाड़ दी है। कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों के पास सिर्फ नावों का ही सहारा रह गया है। बाढ़ तो सब चारों तरफ से मतलब गांव की घेराबंदी कर रखी है पानी ने। कितना पानी बढ़ गया है? काफी 96 से मतलब रिकॉर्ड टूट गया है। 96 में बाढ़ आई थी, उसका रिकॉर्ड टूट गया। कुछ संपर्क मार्ग भी टूटे हैं क्या? जी, जोही का जो मार्ग है, बीकेपुर का मार्ग टूट गया है। कंजौसा पुल का जो बकेवर के लिए है मार्ग वो बंद हो गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि बढ़ता हुआ पानी कभी भी इनके आशियाने को अपनी चपेट में ले सकता है। बाढ़ के संकट के बीच एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि बारिश की मार के बीच लोगों को जल्द राहत पहुंचाई जा सके। बुंदेलखंड के कई जिलों में हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती जा रही है। बारिश की मार थमने के बाद ही यहाँ के लोगों को इस मुश्किल से पूरी तरह से राहत मिल सकेगी। आज तक ब्यूरो। दुनिया उन्हें हॉकी का जादूगर
कहती है और उसी नाम से जानती है। एक जमाने में जब लोग उन्हें खेलते हुए देखा करते थे तो पूछते थे कि क्या ध्यानचंद की हॉकी में कोई चुंबक लगा है। ऐसा जादुई खेल दिखाने वाले विजेता के नाम को अपने हिस्से का सम्मान मिलने में हमेशा देर होती रही है, जबकि मेजर ध्यानचंद ने जो देश को दिया है वो अपने आप में अतुलनीय है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल रत्न पर अपने इस फैसले की घोषणा करते हुए लिखा कि देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाना ही उचित है। जिस देश का दिल लंबे समय से क्रिकेट के लिए धड़कता रहा है, जहां क्रिकेट को धर्म कहा जाता है, उस देश की धड़कनों में इन दिनों हॉकी वाला जोश है। 41 साल बाद ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीता है। चाहे पुरुष हॉकी टीम हो या महिला हॉकी टीम, उनके खेल की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। भारतीय हॉकी को टोक्यो ओलंपिक से एक नया रिचार्ज मिला है, नया जोश मिला है। और इसी जोश भरे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न को लेकर बड़ा फैसला किया और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। करीब 3 दशक के बाद हुए इस फैसले से खेल रत्न के साथ जुड़ी तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। राजीव गांधी का नाम हटेगा, मेजर ध्यानचंद का नाम जुड़ेगा। इस फैसले में सम्मान मेजर ध्यानचंद का है तो सियासी गोल खुद पीएम मोदी का है। ऐसा समझ लीजिए कि हॉकी के एक स्ट्रोक से सियासत और खेल दोनों ही मैदानों में एक साथ गोल कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक ने हॉकी को जो बूस्टर दिया है उसे एक नई तरह की एनर्जी में बदलने का काम पीएम मोदी ने किया है। मैच के बाद महिला हॉकी खिलाड़ियों और पुरुष हॉकी खिलाड़ियों से बात करके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। परिवार के बड़े सदस्य जैसी छवि प्रोजेक्ट कर चुके हैं और साथ में जुड़ा है मेजर ध्यानचंद का सम्मान। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। विपक्ष एक के बाद एक हो रहे इस गोल से अंदर ही अंदर आहत है, लेकिन मेजर ध्यानचंद के नाम पर कोई खेल नहीं कर सकता। हॉकी वाले जोश के माहौल में इस फैसले की टाइमिंग सोची समझी है। पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। सही है कि आप उनके नाम से कोई और अन्य पुरस्कार दे दो, स्पेशलाइजेशन के पुरस्कार देने चाहिए थे, चलते थे ध्यानचंद जी के नाम आपको लड़की की अचीवमेंट ओलंपिक्स में की है भारतीय हॉकी टीम ने, महिला हो या चाहे पुरुष हो, इसके बाद अगर ये खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद के नाम किया गया तो इससे पूरा देश